नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो महात्मा गांधी से संबंधित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इनसे संबंधित जितने भी आंदोलन हैं, उससे संबंधित आंदोलनों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वो सभी क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक हम पढ़ाएंगे, जिससे आपके एग्जाम को सरलतापूर्वक क्वालिफाई करने में सहायता मिले। तो देखते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां हुआ? तो जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। पोरबंदर कहां पे है? तो गुजरात। यहां पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? महात्मा गांधी के दादा का क्या नाम था? महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था? महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? इसका भी आपको हम परिचय करा देते हैं। तो महात्मा गांधी के जो पिता थे वो करमचंद थे, करमचंद गांधी, और दादा थे उत्तम चंद गांधी। दादा इनके उत्तम चंद गांधी गुजरात के राजकोट रियासत के जमींदार थे, और पिता इनके लॉयर थे करमचंद गांधी, और माता पुतलीबाई। कौन थी? पुतलीबाई। और पत्नी जो है कस्तूरबा गांधी। ये थी पत्नी। अब महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? यानी राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने दी। और सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, ये ध्यान देना। अब महात्मा गांधी जो है, इनको बापू किसने कहा? बापू की उपाधि किसने दी? तो जवाहरलाल नेहरू, ये ध्यान देना। यानी इन्हें बापू की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो जेएल नेहरू के द्वारा। ये आप विशेष ध्यान देना। अब महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? अर्धनग्न फकीर तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने? विंस्टन चर्चिल। और महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर भी विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया, यह विशेष ध्यान देना। अब महात्मा गांधी को एक उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, केसरे हिंद की। ये केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने कब वापस की? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। अब महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी, ये भी जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी की जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो हैं यंग इंडिया, नवजीवन। ये पुस्तकें समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित हुई हैं, यह भी ध्यान देना। हरिजन, और हिंद स्वराज, और महात्मा गांधी की जो एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसे अफ्रीका में लिखा था, जिसे साप्ताहिक समाचार पत्र कहते हैं, उसका नाम है इंडियन ओपिनियन।
इंडियन ओपिनियन। ये महात्मा गांधी की बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में लिखी थी, बाकी सभी हिंदुस्तान, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका, ये ध्यान दे रहा। यानी महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पुस्तक लिखी गई? इंडियन ओपिनियन, भारतीय विचार, थॉट ऑफ इंडिया। ये पुस्तक दक्षिण अफ्रीका में किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी अफ्रीका के दौरे पर कब गए थे? तो देखते हैं। महात्मा गांधी जो हैं 1893 में, एक सेठ थे जिनके मुकदमे की सुनवाई के सिलसिले में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1893 में दक्षिण अफ्रीका। का दौरा, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका दौरा कब हुआ? 1893 में। तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका के क्वेश्चन आता है, किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को अपमानित किया गया? तो सेंट मैरिट पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित किया गया, क्योंकि वहां पर काले गोरे का भेद चल रहा था। गांधी जी फर्स्ट क्लास में, यानी फर्स्ट क्लास डिब्बे में थे, वहां बैठे हुए थे, वहां कुछ गोरे बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा 3-4 गोरे कि तुम फर्स्ट क्लास में कैसे बैठ गए? महात्मा गांधी को कहते हैं वहां से उतार करके थर्ड क्लास में बैठा दिया, और कई लोग तो कहते हैं प्लेटफॉर्म में उनका सामान भी फेंक दिया और उन्हें अपमानित करके उतार दिया, ये कहा गया। तो गांधी जी को 1893 में सेंट मैरिट पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर अपमानित किया गया। ये अपमान महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी कोई सिंपल व्यक्ति नहीं थे, उस समय युवा थे, 19 साल के, ये मान लो लगभग 19 साल के वो युवा थे। क्योंकि आपने सुना है कि 69 में जन्म हुआ, तो 20, 21, 23, यानी 23 से 24 वर्ष उम्र इनकी हो गई थी। 69 में जन्म हुआ, 93 में 23 से 24, यानी एक युवा थे, एक युवा खून उनमें दौड़ रहा था। और उस समय सूट बूट पहन करके महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे, क्योंकि उस समय लंदन से पढ़ करके लॉयर बन करके वो आए हुए थे। तो उनकी उम्र का एक पड़ाव चल रहा था, जिसमें लोगों के साथ अगर ऐसी अपमानजनक घटना हो जाए तो वो जीवन भर याद रहती। तो महात्मा गांधी ने इसे जीवन भर याद करने के लिए इस घटना को दिल से ले लिया, और उन्होंने उस केस की सुनवाई के सिलसिले में गए, और साथ में जब देखा काले और गोरे यानी रंग भेद के आंदोलन ने उन्हें सेंट मैरिट पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उतार कर फेंक दिया, इस आंदोलन के कारण लोगों ने उनका अपमान कर दिया। तो उन्होंने कहा इस जो भेदभाव अफ्रीका में, इसके खिलाफ महात्मा गांधी स्वयं आंदोलन के लिए उतर आए, ये स्थिति हुई। तो महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह 1906 में किया। कहां पर किया? 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह किया, और दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान से? तो डरबन। और यहां जो इस सत्याग्रह में जो एशियाई लोग थे जो प्रताड़ित हो रहे थे, उनके लिए एक संस्था की स्थापना की, फिनिक्स सेटलमेंट। इस संस्था की स्थापना की, किसकी? फिनिक्स सेटलमेंट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है
कि 1906 में गांधी जी ने किस संस्था की स्थापना की, तो फिनिक्स सेटलमेंट, इसकी स्थापना 1906 में की। गांधी जी को पहली बार दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह करने पर 8 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई। कितने? 8 वर्ष के कारावास की सजा। पूरे जीवन में 9 बार गांधी जी जेल गए, चाहे वो अफ्रीका में हो या भारत में, टोटल उनके जीवन में 9 बार उन्हें जेल हुई, ये स्थिति आई। तो उन्हें 8 वर्ष के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी। ये कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में। अब दक्षिण अफ्रीका में ये प्रयास करते हैं रंगभेद के आंदोलन से एशियाई लोगों को मुक्त कराने के लिए, लेकिन प्रयास सफल नहीं होता। तो जब उस प्रयास सफल नहीं होता है तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ जाते हैं। भारत वापसी करते हैं, यानी इनकी भारत वापसी हो जाती कि ऐसा है यहां रिजल्ट मिल नहीं रहा तो भारत वापसी करते हैं। तो 9 जनवरी को वापस आए और 9 जनवरी को गांधी जी के भारत आने पर इस डेट को अप्रवासी भारतीय दिवस यानी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस। 2 अक्टूबर उनके जन्म पे गांधी जयंती और 9 जनवरी को उनके भारत आने पर प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है। तो आगे देखते हैं, यानी गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आ गए। जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ गए तो गांधी जी ने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना की। कहां पर इस आश्रम की स्थापना? अहमदाबाद। यहां पर साबरमती आश्रम की गांधी जी के द्वारा स्थापना की गई, यानी ये गांधी जी का निवास स्थान बन गया, ये ध्यान देना। इसके बाद 1917 में भारत में गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है, पहला आंदोलन प्रारंभ होता है। तो 1917 में बिहार में एक चंपारण स्थान है, वहां पर किसान जो है नील की खेती के द्वारा अपनी आय को बढ़ाते थे और उसे अपने खाने का जरिया, रोजी रोटी का जरिया बनाए हुए थे। उसमें अंग्रेजों के द्वारा बहुत ही अधिक कर लिया जा रहा था, जिसे कहते हैं 3 कठिया कर। उस 3 कठिया कर से किसान जो है बहुत परेशान थे। तो किसानों की बात को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ल ने समझी, तो गांधी जी को उन्होंने आमंत्रित किया कि किसानों के लिए भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया जाए, जिससे किसानों को प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं उससे छुटकारा मिल सके। तो इसके लिए 1917 में चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन गांधी जी के द्वारा, यानी गांधी जी के जीवन का पहला आंदोलन। अब गांधी जी को इस आंदोलन के लिए निमंत्रण किसने दिया था, किसने बुलाया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ल, ये ध्यान देना, 2 लोगों ने इन्हें बुलाया था। वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे। इसके बाद इस चंपारण आंदोलन का कारण क्या था? तो नील की खेती, नील की खेती में 3 कठिया कर, 3 कठिया कर यानी टैक्स का विरोध।
यानी नील, कारण क्या था, नील की खेती पर जो की जाती थी, नील की खेती, उससे 3 कठिया कर लिया जा रहा था। तो मेन इसी 3 कठिया कर का विरोध करने के लिए यह चंपारण आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया। अब ये चंपारण कहां पर है, तो बिहार में है। और प्रेजेंट में बिहार में चुनाव होने वाले हैं कितनी सीटों के लिए, 243 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो अक्टूबर नवंबर में वोटिंग पड़ेगी, 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा, ये ध्यान देना। इसके बाद ये 1917 में इन्होंने ये चंपारण आंदोलन किया। इसके बाद जो इनका प्रमुख आंदोलन है वो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। ये जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, ये आंदोलन गांधी जी ने क्यों प्रारंभ किया? तो 1919 में, आपने सुना भी है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक जलियांवाला बाग नामक स्थान था, वहां पर अंग्रेजों के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, निहत्थे लोगों को, हजारों लोगों को मार दिया गया। तो उस जलियांवाले बाग हत्याकांड की घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और नारा दिया कि भारतीयों, अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दो, अंग्रेजों की नौकरियां करना बंद कर दो। तो इस असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष, ये सभी लोग शामिल हुए। लेकिन इस 1 अगस्त को एक महान व्यक्तित्व का निधन भी हो गया था, जो गरम दल के नेता थे, बाल गंगाधर तिलक। इसी 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ। जब इनका निधन हो गया तो लोगों ने कहा क्या आंदोलन कैंसिल कर दें, क्योंकि इस दिन एक बड़े नेता का निधन हो गया। तो जो वहां पे क्रांतिकारी थे उन्होंने कहा बाल गंगाधर तिलक जो हैं, इनका उद्देश्य, इनका जो लक्ष्य है, इनका लक्ष्य था अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लेना, और इस आंदोलन के तहत अंग्रेजों से मोर्चा लेकर के हम इन्हें एक बड़ी श्रद्धांजलि दे सकते हैं, ये सोचा। तभी 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। किसने प्रारंभ किया, किसके नेतृत्व में आंदोलन हुआ? तो गांधी जी, यानी गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है। अब इस आंदोलन में जो गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, तो इसमें कहा गया था कि असहयोग आंदोलन है, अंग्रेजों की नौकरियां लोग छोड़ दें। तो सबसे पहले गांधी जी की बात मानने वाले व्यक्ति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने आईसीएस की नौकरी छोड़ दी। 1 साल उनको मिले हुए थे, यानी कि 10 साल कर चुके थे, तो इस्तीफा देंगे। 1919 में ब्रिटेन में उन्होंने आईसीएस की परीक्षा दी और दूसरी रैंक आई उस समय सुभाष चंद्र बोस की, इंग्लैंड में दूसरी रैंक, क्योंकि उस समय उस परीक्षा का आयोजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ब्रिटेन में होता था। तो वहां पे सुभाष चंद्र बोस की दूसरी रैंक आई थी, 1 साल मात्र हुए थे नौकरी करते हुए। और गांधी जी के कहने पे 1 अगस्त 1920 की इस असहयोग आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ये सुन लो, सुभाष चंद्र बोस ने उस समय जो 1 वर्ष आईसीएस रह चुका हो और एक छोटे से आंदोलन में गांधी जी के कहने पे देश के लिए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है, वो है सुभाष चंद्र बोस। ये ध्यान देना, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस आंदोलन के तहत प्रथम गिरफ्तारी किसकी हुई, ये भी ध्यान देना। तो इस आंदोलन के तहत सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी मोहम्मद अली जिन्ना की। मोहम्मद अली जिन्ना की। अब सोच रहे हो कि गांधी जी के आंदोलन में मोहम्मद अली जिन्ना कैसे? तो आपने सुना है 1916 में लखनऊ पैक्ट कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस सब एक हो गए थे।
तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन 1920 में चलाया, उसमें कांग्रेस ने साथ दिया। तो जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने भी साथ दिया। तो प्रथम गिरफ्तारी किसकी हुई थी इस आंदोलन में? मोहम्मद अली जिन्ना की। और इसी आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद इनको भी गिरफ्तार किया गया। और मात्र इनकी उम्र कितनी थी? 15 वर्ष। जिस समय इलाहाबाद में इनको गिरफ्तार किया गया, तो जब गिरफ्तार किया गया और कलेक्टर के सामने इन्हें प्रस्तुत किया गया, तो कलेक्टर ने चंद्रशेखर आजाद से पूछा कि आपका नाम क्या है? तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरा नाम आजाद। तो इनसे पूछा गया कि तुम्हारा निवास स्थान क्या है? तो इन्होंने बताया कि मेरा निवास स्थान जेल है। उसके चंद्रशेखर आजाद से पूछा गया तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा स्वतंत्र। तो कलेक्टर ने कहा, ऑर्डर दिया कि इस लड़के को 20 कोड़े लगाए जाए। तो जब भी चंद्रशेखर आजाद को कोई कोड़ा पड़ता था, यानी 20 लगाने का ऑर्डर आया, तो जब भी एक कोड़ा पड़े तो ये इनके मुंह से बस ये निकले, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। ये उस समय 15 साल की उम्र में ये देशभक्ति चंद्रशेखर आजाद में थी। और ये अपने अंतिम समय में अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। जब पुलिस की गोली लग जाती है तो स्वयं अपने पिस्टल से अपने आप को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य था कि हम अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। और इनका जब ये अपने आप अपने को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद भी पुलिस वाले 7 से 8 गोलियां चंद्रशेखर आजाद के ऊपर दागते मरने के बाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। कितने बहादुर थे, कितने डरते थे, कितने कायर थे अंग्रेज पुलिस वाले। जो शहीद हो गया व्यक्ति, उसके ऊपर गोलियां दाग रहे हैं, यानी उनको डर था कि कहीं जिंदा ना हो, अभी भी प्रॉब्लम कर दें। ये थे चंद्रशेखर आजाद। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन के तहत 15 साल की उम्र में इलाहाबाद से विरोध किया, ये ध्यान देना। अब इसी असहयोग आंदोलन के द्वारा एक घटना हो गई थी। वो कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को घटना हुई, ये ध्यान देना। तो असहयोग आंदोलन के द्वारा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई। चौरी चौरा की घटना। अब ये चौरी चौरा की घटना क्या है? तो नाम से तो लगता है कि जैसे डकैती। नहीं, डकैती बिल्कुल नहीं है, कोई चोरी बिल्कुल नहीं। इस चौरी चौरा नामक जो स्थान है, यह गोरखपुर में है। और यहां पे एक पुलिस स्टेशन था, यानी थाना था। क्या था? थाना था। यहां पे आंदोलनकारी एक जुलूस निकाल रहे थे असहयोग आंदोलन के तहत। तो यहां पे जो अंग्रेज और कुछ भारतीय पुलिस वाले भी थे, मजबूरी है, जो गरीब थे वो नौकरी करते थे, तो वो आंदोलन से जो रोड से जा रहे व्यक्तियों पे उन्होंने कमेंट किया। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। जब लगातार कमेंट कर रहे थे, व्यंग मार रहे थे आंदोलन कर्मियों पे, तो सभी लोग गुस्सा हो गए क्रांतिकारी, और उन्होंने क्या किया? 20 से 21 पुलिस वालों को एक कोठरी में बंद करके, उसी पुलिस थाने में बंद करके, और उसमें आग लगा दी। तो यहां 20 से 21 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। ये ध्यान देना, क्या किया गया? जिंदा जला दिया गया। तो 21 पुलिस वालों की जो हत्या हो गई, यही है चौरा चौरी की घटना। कब? 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी, ये ध्यान देना। तो आगे देखते हैं। 1922 का चौरी चौरा का कांड हो गया। इसके बाद एक घटना हुई है, आपने सुना है, काकोरी कांड। काकोरी कांड। ये जो काकोरी कांड है, ये 12 अगस्त 1925
को घटित हुआ? अब ये जो काकोरी कांड घटित हुआ था, ये लखनऊ और उन्नाव के बीच में एक काकोरी रेलवे स्टेशन है, यानी काकोरी नामक स्थान है। तो काकोरी कांड तो एक ट्रेन डकैती है, ये ध्यान देना। और काकोरी कांड को काकोरी कांड के द्वारा अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक योजना बनाई गई थी। तो इस काकोरी कांड का नेतृत्व करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। और इनके जो खास साथी थे अशफाक उल्लाह खां। इसके बाद रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन लोगों ने एक योजना बनाई कि ऐसा है, लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली जो ट्रेन है उसमें अंग्रेज सरकार हथियार और कुछ सोने के यानी सोना लेकर के जा रही है अंग्रेज सरकार। अगर हम उसको लूटने में सफल हो गए तो अंग्रेजों से लड़ने में हमें ताकत मिलेगी, ये सोचा है इन क्रांतिकारियों के द्वारा। इसमें से ये जो 3 क्रांतिकारी हैं, ये तीनों शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। शाहजहां, ये यूपी में पड़ता है शाहजहांपुर। यहां की ये तीनों क्रांतिकारी रहने वाले हैं। राजेंद्र लाहिड़ी जो हैं ये पश्चिम बंगाल से थे। तो इन सभी ने योजना बनाई, सभी चारों दोस्त थे। कई लोग इनडायरेक्ट थे, कहते हैं लगभग 10 लोग मिलकर के इस डकैती का अंजाम दिए थे। तो इन लोगों ने काकोरी कांड यानी एक ट्रेन डकैती है, ये भी ध्यान देना, इसमें किसी की हत्या नहीं की गई, ट्रेन डकैती। तो इन्होंने अपने मिशन में आगे बढ़ने के लिए काकोरी नामक स्थान पर इस घटना को अंजाम दिया। लखनऊ से जब ट्रेन चली तो लखनऊ से राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह उस ट्रेन में सवार हुए। बाकी लोग जो हैं वो काकोरी नामक स्थान पर रुके हुए थे। अब काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोका जाता है, चेन खींच के चेन पुलिंग की जाती है। तो जैसे ही ट्रेन रुकती है तो ये सभी लोग धावा बोल देते हैं। वहां अंग्रेज पुलिस वाले भी होते हैं हथियारों के साथ, लेकिन ये जो 10 लोग जितनी हिम्मत से धावा बोलते हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो इन्हें रोके, और ये मन मुताबिक हथियार और जो सामान है उसको लूट लेते हैं। और ये खाने पीने के लिए ये डकैती नहीं डाली जाती, ये डकैती देश को बचाने के लिए इन क्रांतिकारियों के द्वारा। तो इनका जो लक्ष्य था, इनका लक्ष्य यही था कि इस डकैती के माध्यम से हम अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो इस डकैती में तो सफल हो जाते हैं। उसके पुलिस खोजती है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने डकैती डाली। तो ये जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, ये एक जमींदार के बेटे थे शाहजहांपुर में। तो ये एक शॉल उड़ते थे, ठंडियों में लोग शॉल डालते हैं, या पहले लोग ऐसे ही फैशन में डालते थे। तो वो शॉल जो धुलवाते थे वो कानपुर में एक धोबी के यहां धुलवाते थे। तो जिस समय ये डकैती डाले थे उस समय ट्रेन में इनका शॉल छूट गया था, और जिस धोबी के यहाँ ये शॉल धुलवाते थे उस धोबी ने उस शॉल में अपनी मोहर मार रखी थी, यानी मोहर उस पे थी। तो उस मोहर के माध्यम से अंग्रेज सरकार उस कानपुर के धोबी के पास पहुंच गई और पूछा ये किसका शॉल है। तो वहां से पता चला कि ये राम प्रसाद बिस्मिल का शॉल। तो वहां से इन क्रांतिकारियों के गिरफ्तारी के लिए तेजी से दबाव पड़ने लगा। इन सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया और बाद में अलग अलग स्थानों पे लोगों को फांसी दी गई। किसी को गोरखपुर में तो किसी को अयोध्या यानी फैजाबाद में फांसी दी गई। तो ये काकोरी कांड है और वो चौरा चौरी कांड था। तो हमें उम्मीद है
कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। बेहतर ढंग से इसकी स्टडी करें, क्योंकि जहां चाह है वहीं राह है। तो आप अगर चाह रखेंगे तो राह भी आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि जो शिक्षा है उसके दो ही पहलू हैं, या तो आप खौफ से शिक्षा ले सकते हैं या तो शौक से। तो हमें उम्मीद है कि आप शौक से शिक्षा लेंगे, जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।